गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ वी कंटिन्यू आवर चैप्टर 12 प्रकाश की प्रकृति। और आज हम पढ़ रहे हैं व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर। आपके ये चैप्टर आखिरी दौर में चल रहा है, लास्ट दो टॉपिक्स और बाकी हैं इसमें। तो आज हम पढ़ रहे हैं इसमें व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर। तो एक टेबल हम लोगों ने यहाँ बना रखी है जिसके अंदर एक साइड व्यतिकरण है, एक साइड विवर्तन है। तो जब हम व्यतिकरण की बात करते हैं तो व्यतिकरण में हम ये कहते हैं कि जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की कला संबद्ध, क्योंकि व्यतिकरण के लिए सर्वाधिक उपयोगी क्या है कि स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए, जिनसे तरंगे निकले वो कला संबद्ध स्रोत होने चाहिए। तो हम कह रहे हैं जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की कला संबद्ध तरंगे परस्पर अध्यारोपित होती हैं तब व्यतिकरण की घटना होती है। ये हमने व्यतिकरण की डेफिनेशन में भी पढ़ा है कि जब दो समान आवृत्ति की तरंगे जो कला संबद्ध स्रोतों से उत्सर्जित हुई हैं, एक ही दिशा में संचरित हो रही हैं, किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती हैं तो व्यतिकरण होता है। जब हम विवर्तन की बात करते हैं तो विवर्तन में हम ये कहते हैं कि एक ही तरंगाग्र से उत्पन्न द्वितीयक तरंगिकाओं का अध्यारोपण होता है तो विवर्तन होता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं, एक अगर सिंपल डेफिनेशन हम बोलें कि जब प्रकाश किसी मार्ग में आने वाले अवरोधक के किनारों से मुड़कर फैल जाता है तो वो विवर्तन कहलाता है। ठीक है। इसके बाद में जब हम व्यतिकरण की बात करते हैं तो व्यतिकरण का जो हमने ग्राफ देखा था उस ग्राफ में हमने देखा था कि जो दीप्त फ्रिंजों की तीव्रताएं होती हैं वो समान होती हैं। हमने जो ग्राफ बनाया था, अगर आपको ग्राफ ध्यान है व्यतिकरण वाला, तो कुछ इस तरह से ग्राफ बना था वो यूं। तो ये जो तीव्रताएं आती थी ये कैसी आ रही थी, सबकी दीप्त फ्रिंजों की समान होती हैं। जबकि विवर्तन के अंदर जो ग्राफ बना था उसमें जो सेंट्रल फ्रिंज होती है उसकी ज्यादा, फिर कम और कम, फिर कम, फिर और कम, इस तरह से परिवर्तनशील होती है। ठीक है। इसके बाद में फ्रिंजों की चौड़ाई इसमें समान प्राप्त होती है। जो आपकी व्यतिकरण की घटना थी जो यंग ने द्विस्लिट प्रयोग द्वारा दर्शाई थी, उसके अंदर जो फ्रिंजें थी उनकी चाहे डार्क फ्रिंज हो या ब्राइट फ्रिंज हो, काली या चमकीली, दोनों फ्रिंजों के लिए जो फ्रिंज चौड़ाई थी वो समान प्राप्त हो रही थी। जबकि विवर्तन की घटना में केंद्रीय, उच्चिष्ट, निम्निष्ट, इनके लिए जो चौड़ाइयां थी वो अलग अलग हमें प्राप्त होती हैं। तो ये व्यतिकरण और विवर्तन के मूल अंतर हैं जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विभेदन क्षमता। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है विभेदन क्षमता। तो विभेदन क्षमता को हम डिफाइन करते हैं। देखिए, विभेदन क्षमता, विभेदन क्षमता को हम बोलते हैं रिजॉल्विंग पावर। विभेदन जैसे नाम से पता लग रहा है, विभेदित करने की क्षमता, विभेदित मतलब पृथक पृथक देखने की क्षमता विभेदन क्षमता कहलाती है। क्या देखने की क्षमता? पृथक पृथक देखने की क्षमता, उसे हम विभेदन क्षमता कहते हैं। तो हम यहां पर ये कहते हैं कि दो पृथक पृथक वस्तुओं को देख पाने की क्षमता, एक वस्तु को नहीं देखना पृथक पृथक, दो पृथक वस्तुएं हैं पहले से ही, उन पृथक पृथक वस्तुओं को पृथक पृथक देख पाने की क्षमता क्या कहलाती है? विभेदन क्षमता कहलाती है। ठीक है। अब यहां पर हम ये कहते हैं कि उन वस्तुओं को, जैसे कोई प्रकाशीय उपकरण है, अब पहली चीज तो दो वस्तुएं पृथक पृथक कब देखने की जरूरत पड़ेगी? जब वो बहुत अधिक पास पास होंगी, बहुत निकटस्थ होंगी, बहुत सूक्ष्म होंगी, बहुत ज्यादा दूर स्थित होंगी। तो ऐसी वस्तुओं को क्या किया जाएगा? पृथक पृथक हमें देखना पड़ेगा। तो सामान्य नेत्रों की इतनी क्षमता नहीं होती, तो फिर हम उसके लिए किसका उपयोग करते हैं? प्रकाशीय उपकरण का उपयोग करते हैं। तो जब हम विभेदन क्षमता को डिफाइन कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि दो पृथक पृथक वस्तुओं को देख पाने को विभेदन कहते हैं, तथा किसी प्रकाशीय उपकरण द्वारा निकटवर्ती बिंबों को पृथक पृथक देखने की क्षमता विभेदन क्षमता कहलाती है। जैसा मैंने बताया आप लोगों को कि जो दूर स्थित वस्तुएं हैं, जो एक दूसरे के बहुत अधिक पास पास हैं, उनको पृथक पृथक किसी प्रकाशीय उपकरण द्वारा पृथक पृथक देख पाने की जो क्षमता होती है वो क्षमता आपकी विभेदन क्षमता कहलाती है। अब यहां पर हम ये कहते हैं कि जैसे दो बिंब रखे हुए हैं, ठीक है। अब दो बिंब रखे हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम दो बिंब ले लेते हैं, एक बिंब मैंने लिया ए और एक बिंब मैंने लिया बी। ठीक है। अब ये दो बिंब रखे हुए हैं तो दो बिंब के बीच की वह न्यूनतम दूरी, इन दोनों के बीच की हम उस न्यूनतम दूरी की बात करते हैं जहां तक हम इसे पृथक पृथक देख सकते हैं। क्या कहा मैंने? दो निकटवर्ती बिंब हमारे पास में रखे हुए हैं। निकटवर्ती बिंब मतलब बहुत अधिक पास पास रखे हुए हैं। तो उन दो निकटवर्ती बिंबों के मध्य की वह न्यूनतम दूरी जहां वे बिंब किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा अलग दिखाई दे सकें, उस प्रकाशिक यंत्र की विभेदन सीमा कहलाती है।
यानी इन दोनों बिंबों के बीच की वह न्यूनतम दूरी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इन दोनों बिंबों के बीच की वह न्यूनतम दूरी जिसको प्रकाशीय उपकरण द्वारा देखने पर ये दोनों बिंब हमें पृथक पृथक दिखाई दे सकें, उन्हें हम प्रकाशिक सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? विभेदन सीमा कहते हैं। कौन सी सीमा बोलते हैं इसको? विभेदन सीमा। तो दो चीजें निकल के आ गई कि दो निकटस्थ स्थित बिंबों को पृथक पृथक देखने की क्षमता प्रकाशीय उपकरण की विभेदन क्षमता कहलाती है, और दो निकटस्थ बिंबों की वह न्यूनतम दूरी जहां पर प्रकाशीय उपकरण द्वारा देखने पर वह हमें पृथक दिखाई दें, वो उसकी विभेदन सीमा कहलाती है। यानी उस उपकरण की विभेदन सीमा कितनी है कि वो एकदम पास पास स्थित स्थित बिंबों को भी पृथक पृथक देख सकता है, वो उसकी प्रकाशिक सीमा कहलाती है। ठीक है, अब यहां पर जब हम बात करते हैं प्रकाशिक सीमा और विभेदन क्षमता और विभेदन सीमा की, तो हमें कहते हैं कि किसी भी प्रकाशिक उपकरण की जो विभेदन क्षमता होती है वो विभेदन क्षमता विभेदन सीमा के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जो विभेदन क्षमता है वो विभेदन सीमा के व्युत्क्रमानुपाती होगी। अब कैसे? कि जितनी विभेदन सीमा कम होगी उतनी प्रकाशीय उपकरण की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। दैट मीन जितनी दो बिंबों के बीच की दूरी कम होगी उतनी आपको क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, और जितनी दूरी ज्यादा होगी उतनी क्षमता कम करनी पड़ेगी। तो जब हम यहां विभेदन क्षमता और विभेदन सीमा की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं? विभेदन क्षमता इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विभेदन सीमा, यानी विभेदन क्षमता विभेदन सीमा के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यानी यह हो गया कि जिस उपकरण की विभेदन सीमा जितनी कम होगी उस उपकरण की विभेदन क्षमता उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, तो अब यहां पर हम दो चीजों की विभेदन क्षमता पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में है। एक तो दूरदर्शी की विभेदन क्षमता और एक सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहां पर दूरदर्शी की विभेदन क्षमता। अब जब हम दूरदर्शी की विभेदन क्षमता की बात करते हैं तो हम यहां पर यह कहते हैं कि दूरदर्शी करता क्या है? दूरदर्शी का काम होता है दूरस्थ बिंबों को देखना। तो दूरदर्शी के लिए जब हम कहते हैं तो दूरदर्शी क्या होता है कि किन्हीं दो दूरस्थ बिंबों के द्वारा, जो दूर स्थित बिंब है, कितने बिंब है? दो, क्योंकि दो को ही पृथक पृथक देख सकते हैं। तो किन्हीं दो दूरस्थ बिंबों के द्वारा दूरदर्शी के अभिदृश्यक लेंस पर बना वह न्यूनतम कोण, दूरदर्शी का अभिदृश्यक लेंस जो वस्तु की ओर होता है, तो दूरदर्शी के अभिदृश्यक लेंस पर बना वह न्यूनतम कोण जिसके लिए दूरदर्शी द्वारा बने प्रतिबिंब मात्र विभेदित दिखाई दें, दूरदर्शी की विभेदन सीमा कहलाती है। क्या कहा? समझिए, दूरदर्शी के द्वारा किन्हीं दो दूरस्थ स्थित बिंबों, जैसे दूरदर्शी है और दूरदर्शी में ये इसका अभिदृश्यक लेंस है ना, और यहां पर ये दो स्थित बिंब है। तो इन दो स्थित बिंबों द्वारा दूरदर्शी के अभिदृश्यक लेंस पर बना वह न्यूनतम कोण जहां पर वह दूरस्थ वस्तुएं मात्र विभेदित दिखाई दें, वो दूरदर्शी की विभेदन सीमा कहलाती है। उसको हम क्या बोलते हैं? दूरदर्शी की विभेदन सीमा। और हम ये जानते हैं कि जो दूरदर्शी की विभेदन सीमा है वो विभेदन क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहां पर जो हम फॉर्मूला लिखते हैं, दूरदर्शी की विभेदन क्षमता बराबर 1/, दूरदर्शी की विभेदन सीमा। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को हमें ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि हायर क्लासेस में इसका एवोल्यूशन है, तो डायरेक्टली हम इसको लिखते हैं, या इतना एवोल्यूशन हमें यहां सिलेबस में नहीं पढ़ना है। तो दूरदर्शी की विभेदन क्षमता का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है D/1.22 लैम्डा। ठीक है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, यहां पे अगर हम समझना चाहें तो ये जैसे आपका अभिदृश्यक लेंस है, ये अभिदृश्यक लेंस है आपका, और ये दो वस्तुएं हैं S1 और S2। ये इस अभिदृश्यक लेंस पे डेल्टा थीटा कोण बना रही है। कितना कोण बना रही है? डेल्टा थीटा। तो 1/डेल्टा थीटा बराबर क्या आ गया? D/1.22 लैम्डा। तो हम यहां पर ये कहते हैं कि दूरदर्शी द्वारा दूर की वस्तुओं को सूर्य की रोशनी में देखा जाता है। दूरदर्शी के द्वारा जो दूर की वस्तुएं होती हैं उन्हें किसकी रोशनी में देखा जाता है? सूर्य की रोशनी में।
अतः प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, अर्थात अधिक विभेदन क्षमता के लिए दूरदर्शी के अभिदर्शक लेंस का द्वारक भी बड़ा होना चाहिए। तो यहां पर हम ये कहते हैं कि दूरदर्शी की सहायता से हम रात्रि में वस्तुओं को नहीं देख सकते, उसे हम सूर्य के प्रकाश में ही देख सकते हैं, और जो सूर्य के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है वो अलग अलग समय पर अलग अलग होती हैं, उन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। तो फिर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो अभिदर्शक है उसका द्वारक बड़ा लेना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर द्वारक छोटा ले लिया तो जो प्रकाश की किरणें हैं वो प्रकाश की किरणें हो सकता है कि उसके पास से निकल जाएं, उस पर आकर गिरे ना, ठीक है। तो ये आपकी दूरदर्शी की विभेदन क्षमता है और ये इस विभेदन क्षमता का फॉर्मूला है। इसके बाद में हम आते हैं सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता। सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता, तो दूरदर्शी में तो क्या था, दूरदर्शी में तो दूरस्थ स्थित बिंबों को पृथक पृथक देखने की क्षमता जो होती थी वो दूरदर्शी की विभेदन क्षमता कहलाती थी। अब जब हम सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता की बात करते हैं तो उसके अंदर हम कहते हैं किन्हीं दो बिंबों के बीच की वह न्यूनतम दूरी जिसके लिए सूक्ष्मदर्शी द्वारा बिंबों को मात्र विभेदित देखा जा सके। सेम डेफिनेशन है, वहां दूरदर्शी चलता था, यहां सूक्ष्मदर्शी चलेगा। किन्हीं दो बिंबों के मध्य की वह न्यूनतम दूरी जिन्हें सूक्ष्मदर्शी द्वारा मात्र विभेदित देखा जा सके सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा कहलाती है। और वापस वही चीज कि सूक्ष्मदर्शी की जो विभेदन क्षमता है, यह आपकी सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता किसके व्युत्क्रमानुपाती होगी, 1/, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा के, और जिसका जो फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं तो यहां पर 2μ sin थीटा अपॉन लैम्डा। यहां म्यू क्या होता है, उस पदार्थ का और लेंस का अपवर्तनांक जो हम यहां पर काम में लेते हैं। तो यहां हम ये कहते हैं कि एक उपयुक्त उच्चतर अपवर्तनांक वाले माध्यम का प्रयोग कर प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लैम्डा का मान घटाकर सूक्ष्मदर्शी की क्षमता बढ़ाई जा सकती है। अगर आपने यहां पर उच्च अपवर्तनांक ले लिया तो अगर अपवर्तनांक अधिक है तो तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कम। तरंग दैर्ध्य अगर कम हो गई, क्यों हो जाएगी, क्योंकि अपवर्तनांक अधिक होने का मतलब अधिक सघन हो गया। अधिक सघन हो गया तो प्रकाश जब उस सघन माध्यम में से गुजरेगा तो वेग कम हो जाएगा, वेग कम हो गया, तरंग दैर्ध्य कम हो गई, और तरंग दैर्ध्य कम हो गई तो विभेदन क्षमता बढ़ जाएगी। तो अगर सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता आपको बढ़ानी है तो आप क्या करेंगे, आप जो माध्यम लेंगे वो माध्यम उच्च अपवर्तनांक वाला माध्यम काम में लेंगे, और उस उच्च अपवर्तनांक वाले माध्यम की वजह से यहां पर तरंग दैर्ध्य का मान घटेगा, और तरंग दैर्ध्य का मान घटने से विभेदन क्षमता का मान बढ़ेगा। ठीक है बेटा, तो ये आपकी सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता हो गई, और आपका ये चैप्टर आज हम लोगों ने कंप्लीट किया। थैंक यू।